अनंतनाग के आरवानी बिजबिहाड़ा इलाके में जारी एनकाउंटर एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। मिलिटेंट की शिनाख्त शाहिद ठोकर के तौर पर की गई है। वाज़ेह है कि मिलिटेंटों ने फौज की गश्ती पार्टी पर फायरिंग की, जिसके फौरी बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और उस मकान का सुराग लगाया जहां मिलिटेंट छुपे हैं। फौज की जानिब से अभी ऑपरेशन जारी है। इस दौरान इलाके में मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस के ऑपरेशन में रखना डालने की कोशिश की थी और पथराव की इतलात भी मौसूल हुई हैं। मुजाहिरीन से निपटने के लिए फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। यूपी में शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन तौर से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ प्रियंका गांधी ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की। इस वक्त में प्रियंका गांधी के साथ राहुल और कई दूसरे सीनियर लीडर मौजूद थे। आपको बता दें कि यूपी में पुलिस कार्रवाई के दौरान 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। जो यूपी में मानव अधिकार का हनन दिन दहाड़े दिन रात हो रहा है, उसके विषय में उसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नाम हैं, पते हैं, जो लोगों ने वहाँ काले कारनामे किए उनके विस्तृत रूप से डिटेल्स हैं। 9 बिंदुओं पे हमने कमीशन को अवगत करवाया है। साथ साथ उन 9 में से हमने 2-3 चीज़ों के विषय में बहुत डिटेल तथ्य दिए हैं। उदाहरण के तौर पे 23 मृत्युएं हुई। 23 मृत्युओं के विषय में FIR होती हैं कई, एक भी FIR पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हुई है। पुलिस मित्र नाम से जो नया चीज़ शुरू की है, तो वो पुलिस के मित्र वास्तव में हैं जनता विरोधी, जनता के शत्रु बन गए हैं। हमने वीडियो दिखाया जिसमें जाहिर है कि बीजेपी के, RSS के लोगों को रिक्रूट किया गया है पुलिस मित्र के आधार पे। प्रियंका जी ने बताया कि पुलिस मित्र बनने की कंडीशन ही ये थी कि आपका कद लगभग 5 फुट 10 इंच हो और आप RSS के से जुड़े हों, पदाधिकारी हों। एक वीडियो में हमने दिखाया तस्वीर व्यक्ति की जो पुलिस मित्र है, तस्वीर उसके भाजपा पोस्टर पे पदाधिकारी के रूप में, किस प्रकार से वो गाड़ी से उतर रहा है, उसको और उसके साथियों को डंडा दिया जा रहा है और किस प्रकार से 144 के बावजूद वो उस डंडे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद और अमवात पर समाअत हुई। इस मामले में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब की। साथ ही हुकूमत से एहतजाज के दौरान मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी। अदालत ने हुकूमत से जख्मियों की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि इस मामले में कितने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में सुनवाई हुई थी आज, और इसमें जो सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए आज कोर्ट द्वारा। पहली जो बार बार सवाल पूछा गया कि आपने क्या किसी भी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ या DM के ख़िलाफ़ या मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ या SDM के ख़िलाफ़ कोई भी FIR की है, और दूसरा ये कि कितनी कंप्लेंट्स आपकी हुई। तो वो इस बात को सरकार नहीं बता पा रही थी। कोर्ट ने बहुत ही सख्त ऑर्डर पास किए हैं आज कि ये सारी रिपोर्ट्स डिटेल में दें उन्हें, और जो टिप्पणियां की हैं अदालत ने आज वो बहुत ही ज़्यादा समझा जाए तो संविधान को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं वो। और ये कहा गया है कि पूरी दुनिया देख रही है, और हर रिपोर्ट में आज हमारा देश जो है 10 सूचकांक गिर भी गया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, और उसमें बार बार यूपी स्टेट का नाम आ रहा है। कोर्ट ने जो लखनऊ से जो कंबल छीने गए थे और उसके बारे में भी टिप्पणी की है कि हाँ, खाने पीने का जो सामान भी छीना गया था पुलिस द्वारा, उसके बारे में भी टिप्पणी की थी कि ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक नहीं है और ये सब चीज़ें न्यायोचित नहीं है, किसी भी प्रकार से इनको न्याय स्वरूप नहीं माना जा सकता। CAA यानी शहरी तरमीमी कानून, NRC और NPR की मुखालफत में मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। इन एहतजाज में खवातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली में शाहीन बाग की तर्ज पर हौजरानी में भी खवातीन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। गांधी पार्क में बैठी खवातीन भी वज़ीर-ए-आज़म से CAA को वापस लेने की दरख्वास्त कर रही है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कानून के खिलाफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग उगने लगे हैं।
दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। ख़वातीन सामने आई हैं, खुरेजी हो, खजूरी हो, या फिर मुस्तफ़ाबाद हो, या फिर सीलमपुर का इलाका हो, तुर्कमान गेट हो, या फिर कहें हौज़ रानी हो। हौज़ रानी का ये गांधी पार्क है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। आपको यहाँ पर अंबेडकर का फोटो दिखाई देगा, यहाँ पर संविधान बचाने की बातें दिखाई देंगी, यहाँ पर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी और आज़ादी के नारे होंगे, और इसी के साथ साथ नो CAA नो NRC को लेकर के यहाँ पर बातें होती रहती हैं। 1 महीना हो चुका है, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर देगी, हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी। हमारी मांग यही है कि CAA नहीं होना चाहिए, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि मोदी जी तो हम सबके ही राजा हैं, और हम मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिल वापस ले ले, क्योंकि हम उन्हें बहुत चाहते हैं मोदी जी को। ये जो कानून लाया गया है एक्ट, और इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये हमारे प्रेम्बुल के खिलाफ। हम प्रेम्बुल कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, हमारा संविधान बात करता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिक ऑफ रिलीजन ग्रेस लॉ इस बेस पे नहीं होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे कानून है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारे संविधान के मूलभूत प्रस्तावना के खिलाफ है, इसलिए देश का नौजवान, स्टूडेंट और लॉ को जानने वाला, पढ़ने वाला सबसे पहले इस मैदान में उतरा हुआ है। अगर सबको एक साथ रखते तो एक बार को हम सुनने समझने को बर्दाश्त कर लेते वो चीज़ें, लेकिन हमें बिल्कुल ही एक कर दिया कि हाँ मुस्लिम को NRC के तहत अलग कर दिया जाएगा या उनको निकाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक अरसे से लोग रहते आ रहे हैं, लोगों के पास कागजात नहीं है, लोगों ने अपने घर नहीं बना पाए, कागजात तो बहुत दूर की बात, और जिन्होंने भी बनाए उनमें कहीं ना कहीं नाम का हेर फेर हो जाता है, हमेशा ही होता आया है। तो उसको साबित कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका डर हर किसी के जहन में, दिलों में। अमित शाह ने आके बोला NRC होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अगले दिन बोला NRC नहीं होगी, ठीक है। ना ही उन्होंने आज तक ये बता पा रहे हैं कि उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि बंदा रखे। और पहले 71 और 80 साल पुराने कागज, पहले तो भैया जन्मतिथियां भी लोगों को याद नहीं होती थी कि कब हुए। अब बताइए, हमें अपने माँ बाप की याद होगी, उनके माँ बाप की याद हम कैसे कर सकते हैं? सरकार अगर इस चीज को पार्लियामेंट में लिख के दे दे ऑन पेपर कि हम NRC या फिर CAA नहीं लेके आ रहे हैं, इसका हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, हम मान जाए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जबकि हमारा देश का नारा शुरू से था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। ये आप जबरदस्ती लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। हमें देश में शांति चाहिए, हमें किसी स्टूडेंट के साथ दंगा नहीं चाहिए। सब जैसे प्यार भाव से रहते थे वैसे भी अब सब रहना चाहते हैं। मोदी मजबूर कर दिए तो हम लोग घर से बाहर निकले हैं। हम लोग तो पर्दे में रहने वाले इंसान थे, बाकी मोदी की करते हम लोग बाहर निकले हैं। चढ़ा सकता, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि NCR वापस। हाँ, जिस दिन अब आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? कब तक ये चलेगा? क्योंकि नहीं फैसला होगा तब तक बैठे रहेंगे। बैठे हैं, तब तक आप लोग यहाँ पर बैठेंगे। बेटा, जब तक सांस है, जब तक मोदी हमें प्यार से, खुशामद से राखी बांध के, हम सब राखी बांध रहे हैं, राखी, और वो राखी के बदले में हमें NRC हमें वापस दे दे, बहुत शुक्रिया उसका। तो ये तमाम वो ख़वातीन हैं जो हौज़ रानी के गांधी मैदान में यहाँ पर एहतजाज पर बैठी हैं, और ये बड़े लंबे अरसे से ये पूरा एहतजाज चल रहा है। और इनका यही कहना है जब तक सरकार NRC CAA को वापस नहीं लेती तब तक ये पीछे हटने वाली नहीं है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। कराची के कड़ूरू में वाक़ हज हाउस के बाहर CAA NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस धरने में कसीर तादाद में ख़वातीन शामिल हो रही हैं। इस दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हौसला अफजाई के लिए पहुँच रहे हैं। आज वुकला की कसीर तादाद धरने पर पहुँची और CAA के कानूनी पहलुओं से एहतजाजी ख़वातीन को वाकिफ़ कराया। एहतजाजी ख़वातीन CAA को वापस लिए जाने तक धरना जारी रखने पर बज़िद हैं। के दिन से ये शुरू हुआ था 20 तारीख से, और ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है यहाँ निश्चितकालीन है, क्योंकि सरकार जब तक हमारी बात को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब तक हमारे हक में नहीं देगा, हम धरना पे बैठे रहेंगे। कि हम लोग संविधान के बारे में बताएं कि ये काला कानून जो है ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है,
11 अगस्त 1949 में ये प्रपोजल आया था कि रिलीजन क्या बेस्ड होना चाहिए सिटीजनशिप का संविधान सभा में, तो सारे सभा ने मिलकर रिजेक्ट कर दिया था। तो जब संविधान बन रहा था उस वक्त ये रिलीजन का कंसेप्ट को हटा दिया गया था। तो आज सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कि रिलीजन सिटीजनशिप में लाया जा रहा है? इसमें सिर्फ मुस्लिम का सवाल नहीं। आप देखिए आसाम में जो एनआरसी हुआ उसमें 19 लाख लोग एनआरसी के रजिस्टर से छट गए, उसमें से लगभग 14 लाख लोग हिंदू हैं। तो हम मैसेज देने आ रहे हैं कि आज यहाँ मुस्लिम बहना जो उपस्थित हुए हैं, जो अपनी पीड़ा बता रही है, तो वो सिर्फ मुसलमानों की सवाल नहीं है, खास करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सवाल है, जो जंगलवासी है। जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं तो किसी को मतलब धर्म के आधार पर एनपीआर से सीएए से बाहर करना गलत है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में तारीखी रैली मुनक्किद हुई जिसमें खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज का नज़ारा ऐसा था कि दूर दूर तक सर ही नजर आ रहे थे। इस एहतजाज में समाज के मुख्तलिफ तबके ने शिरकत की और सीएए को वापस लेने का मुतालबा भी किया। कि हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे धज्जियां उड़ाई हुई है। आर्टिकल 14 और 15 जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कैसे रिवर्स कर दिया है। तो इसीलिए हमने ये रैली निकाली। गलतफहमी फैलाई जा रही है कई संगठना और मीडिया और सबके माध्यमों से कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। जैसे कम से कम 60% लोग हमारे मुल्क में बिना कागज़ के रहते हैं, जो लोग पत्थर तोड़ते हैं, तो अगर उनको कहीं 3-4 दिन से ज़्यादा बसने ही नहीं दिया तो वो उनके पास ज़मीनें नहीं है। वो ज़मीन नहीं है तो वो घर कहाँ से दिखाएंगे, कहाँ से अपने पेपर्स क्या दिखाएंगे। मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अब इसकी सुनवाई सीएए के साथ होगी। पिछले साल दिसंबर में हुकूमत की काबीना ने एनपीआर को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत घर घर जाकर शहरियों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। एयर इंडिया की निजकारी के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामान ने ट्वीट करके इस फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये सौदा पूरी तरह से मुल्क मुखालिफ है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी एयर इंडिया को बेचने की सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मरकज के इस फैसले के ताल्लुक से सियासी और कानूनी रुकावटें पैदा हो सकती है। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज मुहिम लोगों में टीकाकारी को लेकर बेदारी बढ़ाने के लिए पहुंचा तमिलनाडु। यहां पर आदिवासी इलाके में टीकाकारी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। शांतिपूर्ण, प्राचीन और मनोरम नीलगिरी में छुट्टी मनाने के लिए ऊटी और कुन्नू बेहतरीन लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर टीकाकरण करना एक डरावने सपने जैसा है। हम एक आदिवासी गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर घना कोहरा पहाड़ियों को घेरे हुए है। कोहरे के चलते 10 मीटर तक दिखाई भी नहीं दे रहा। नए बन रहे रोड पर हमारी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती थी। बारिश की वजह से सड़क लगभग खत्म हो चुकी है। बार बार लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ड्राइवर ने किसी तरह हमें मंजिल तक पहुंचाया और जंगल में आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम आखिरकार आदिवासियों के गांव पहुंच गए, जहां टीकाकरण शुरू होना था। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। नर्स यहाँ आती है और गर्भवती महिलाओं की जांच करती है। इतना ही नहीं, यहाँ चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। नीलगिरी में 78% टीकाकरण कवरेज है, लेकिन यहाँ नर्सों में 23% की कमी है। ठंडे मौसम और जंगली जानवरों का खौफ होने की वजह से टीकाकरण पर काफी प्रभाव पड़ता है।
Those who are coming from the plains, जो लोग मैदानी इलाकों से हैं वो यहाँ की आबो हवा से अनुकूल नहीं हो पाते हैं और उनके बच्चे भी यहाँ के मौसम के कारण बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए वो लोग अपने घर वालों की खातिर घर लौट जाते हैं। काम के सिलसिले में गांव आने में मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने कई बार यहाँ हाथी और भालू देखे हैं। डर लगना वाजिब है, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों में भी दीपा और कई दूसरी ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सों ने हिम्मत दिखाई। आज उनकी वजह से नीलगिरी के बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण हो पाया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सईद अरशद मदनी ने एक बार फिर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से अपनी मुलाकात का तज़किरा किया है। बेंगलुरु में यौम जमहूरिया की मुनासबत से मुनक़िदा जमीयत उलमा हिंद के इजलास से मौलाना अरशद मदनी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस अगर अपने नज़रियात में तब्दीली लाकर मुल्क की भाईचारगी, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की फ़ज़ा को कबूल करती है तो उसका खैर मक़दम किया जाना चाहिए। इजलास में मौलाना ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को हिंदू समझने के आरएसएस के नज़रिए पर रोशनी डाली। मौलाना ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई आरएसएस के नज़रियात पर चल रही है तो उसे शहरियत कानून जैसा काला कानून वापस लेना होगा। उन्होंने कहा आरएसएस जब किसी चीज को सोच लेता है फिर उससे पीछे नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन हमारा और आपका एक फर्क है बात का। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे कि आप फारसी और अरबी जबान में हिंदी कहते हैं, जिसका मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला। हम उसको हिंदू कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। मैंने कहा फिर? कहने लगे इसका मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, यानी हिंदुस्तान का रहने वाला है। वो अपने मजहब का पाबंद है, हिंदू है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अजान देता है, हिंदू है। क्रिश्चियन हिंदुस्तान में रहता है, चर्च में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। सिख गुरुद्वारे में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये आपकी इस्तिलाह है और तर्जुमा ये है जो आप बता रहे हैं, हमें इससे क्या इख्तिलाफ है आपके? ये तो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि सर सैयद का नजरिया भी देखता है कि हिंदू कोई मजहब नहीं है, ये तो कल्चर है। अभी जो उनकी तकरीर हैदराबाद में आई, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही कि हिंदू का मतलब क्या है? हर आदमी अपने मजहब पर रहते हुए, अगर वो मजहबी नहीं है तो अपने किसी भी मजहब से टूट कर रहते हुए हिंदुस्तान में अगर रहता है तो हम उसको हिंदू समझते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी इसकी भी दुश्मन है। बहुत खुली हुई बात कह रहे हैं मोहन भागवत। अगर मतलब सिर्फ इतना ही है, हम क्यों उसका इख्तिलाफ करेंगे? इसलिए कि हिंदू मुस्लिम नफरत इस 70 साल के अंदर कोई नहीं जानता तो जान ले। 20,000 से ज्यादा फसादात हुए इसी नफरत की बुनियाद पर। अगर इस उखुवत, प्यार और मोहब्बत की फिदा को अपने नजरिए में तब्दीली लाकर आरएसएस कबूल करती है, चश्मे मां रोशन, दिले नाशाद, हमें क्या उसके अंदर तकल्लुफ है? अगर अमन और अमान कायम हो सकता है इसी तरह, मगर बीजेपी नहीं कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मोहन भागवत जी का नजरिया ये है तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बीजेपी को पीछे हटना पड़ेगा। इस काले कानून को आग लगाना पड़ेगा।
पर है इस्लाह करने। मुल्क हमारा है, दस्तूर हमारा है, अकलियत और अक्सरियत हमारी है। हमारे आबाओ अजदाद में और अक्सरियत के आबाओ अजदाद में कोई फर्क नहीं है। अगर हिंदू गुर्जर है, मुसलमान भी गुर्जर है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। अगर हिंदू ठाकुर है, मुसलमान भी ठाकुर है। अगर हिंदू बनिया है, मुसलमान भी बनिया है। अगर हिंदू ब्राह्मण है कश्मीर में, मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम तो सब एक ही बाप माँ बाप की औलाद है। ये अलग बात है, किसी को इस्लाम धर्म अच्छा लगा मुसलमान हो गया, किसी को सिख धर्म अच्छा लगा सिख हो गया, किसी को ईसाई धर्म अच्छा लगा ईसाई हो गया। लेकिन हमारी तारीख हिंदुस्तान में इतनी लचक थी, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक ही गांव है, सब रह रहे हैं। मजहब का मामला उसका अपना मामला है, आपस में कोई इंतजार मारपीट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये तो सियासी खेल खेलने वालों का खेल है कि उन्होंने अपनी कुर्सी को आबाद करने के लिए हिंदू और मुसलमान कैसे तब्दील की। हम एक ही हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी जबान एक है, हमारी शक्ल सूरत एक है, हमारा रहन सहन एक है। फर्क रहा